हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल हिंदी जानो। आज हम 9वीं कक्षा के व्याकरण का पहला विषय पढ़ेंगे, वर्ण प्रकरण। वर्ण भाषा की उस छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके आगे टुकड़े ना किए जा सके, जैसे अ, ई, री, क, ख आदि। वर्ण के हम दो भेदों में बांटते हैं, उसे स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है? वह वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाए उसे स्वर कहते हैं। मात्रा के अनुसार स्वरों के 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में थोड़ा अथवा एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं, ए, ई, उ और री। दीर्घ स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और तीसरा आता है प्लुत स्वर। चिल्लाते या पुकारते समय जब किसी स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगे तो वह प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे हम ओम बोलते हैं तो हम उसको लंबा खींच के बोलते हैं, ओम, हे राम आदि। अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर होता है? आपने सुना ही होगा अनुस्वार के बारे में भी और अनुनासिक के बारे में भी। अनुस्वार, जिसके उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है उसे हम कहते हैं अनुस्वार। और अनुनासिक, इसके उच्चारण में वायु नाक एवं मुख यानी कि मुंह से दोनों से निकलती है तो उसे कहते हैं अनुनासिक। अब हम जान लेते हैं कि इनके चिन्ह क्या होते हैं। अनुस्वार में हम सिर्फ बिंदी लगाते हैं, जैसे उदाहरण हो गया उसका कंगन या गंगा। अनुनासिक में हम चंद्र बिंदु लगाते हैं, जैसे दांत, चांद आदि। अब देख लेते हैं हम कि हमारे वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। वर्णमाला में हमारे स्वर दिखाए जाते हैं 13, मगर जो स्वर होते हैं वो सिर्फ 11 ही होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ तक सिर्फ 11 जो हैं वो स्वर हैं, मगर अंग और एह जो है वो अयोगवाह है, क्योंकि हम इन 2 वर्णों की गिनती ना तो हम स्वर में करते हैं ना ही हम व्यंजन में करते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है अयोगवाह। अब हम अगले विषय पर पढ़ते हैं, व्यंजन। जो स्वरों की सहायता से बोले जाए हम उन वर्णों को व्यंजन कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से इन्हें भी 3 भेदों में बांटा जाता है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा यानी कि जीभ जो है मुख के यानी कि हमारे मुंह के विभिन्न भागों को पूरी तरह से स्पर्श करती है तो उन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अंतःस्थ, जिन व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा यानी कि जीभ पूरी तरह से मुख के किसी भी भाग का स्पर्श नहीं करती है उन्हें अंतःस्थ कहते हैं। ये 4 हैं। ऊष्म, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु रगड़ खाकर निकलती है, अर्थात वायु एक प्रकार से ऊष्म या गर्म हो जाती है, उन्हें हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ये भी 4 हैं। अब हम देख लेते हैं व्यंजन। अब हम क से शुरू होके म तक जाते हैं तो हर एक लाइन में हमारे 5-5 वर्ण हैं और 5-5 वर्णों के हमारे 5 वर्ग बनते हैं। उन्हें कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग कहा जाता है। तो शुरू के ये 5-5 के जो 5 ग्रुप हमारे बनते हैं यानी कि 25 वर्ण जो हैं वो कहलाते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। अब अगली पंक्ति में आता है य, र, ल, व। इन 4 को बोलते हैं हम अंतःस्थ। और तीनों प्रकार के स और ह को हम बोलते हैं ऊष्म। और यहाँ पर हमारा व्यंजनों की जो है वो गिनती समाप्त नहीं हो जाती है, बल्कि इसके बाद हमारे 4 संयुक्त व्यंजन भी आते हैं। अब संयुक्त व्यंजन किन्हें कहा जाता है? जो एक से अधिक व्यंजनों के योग से बने हो, यानी कि जिनमें हम 2 व्यंजनों का योग यानी कि जोड़ करके हम बनाते हैं। अब देखते हैं हम सबसे पहले कौन सा पढ़ते हैं, क्षत्रिय। उसका जोड़ कौन कौन सा वर्ण है? क का मतलब आधा, उसमें ए नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम क के नीचे हलंत लगाते हैं। जहाँ भी हमने किसी वर्ण के नीचे हलंत लगाया यानी कि वो टेढ़ा डंडा जो हम लगाते हैं उसे कहा जाता है हलंत। और जिस वर्ण के नीचे भी ये लगा होता है उसमें स्वर नहीं मिला हुआ होता। तो क के साथ यदि हम षटकोण वाला श मिलाते हैं तो हमारा बन जाता है क्ष। त्र, अगला आता है त्र।
जिसका योग किससे बनता है, त और र से। अगला आता है हमारा ज्य, जय और य से। अगला है श्र, ये शलगम वाले श और र को मिलाने से बनता है। अब इनसे बनने वाले शब्दों को देख लेते हैं। क्षत्रिय, क्षति आदि। त्र से क्या बनता है, त्रासदी। और ज्य से क्या बनता है, ज्ञान और ज्ञानी। श्र से श्रमिक और श्रम आदि शब्दों का निर्माण होता है। अब हम देख लेते हैं कि वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण क्या होता है, जब हम उन्हें बोलते हैं तो उच्चारण हमारे किस स्थान से होता है। जैसे हम कंठ से बोलते हैं यानी कि गले से बोलते हैं, या हम तालू से बोल रहे हैं, दांतों का उसमें प्रयोग हो रहा है, या हमारे होठों का प्रयोग हो रहा है, किस स्थान का हम वहाँ प्रयोग करते हैं। अब हम इसकी तालिका देख लेते हैं। ए, आ और कवर्ग, कवर्ग यानी कि पूरे 5 वर्ण उसमें जो आते हैं वो, हा और विसर्ग, विसर्ग किस में आता है, स्वर का जो आखिरी वर्ण है उसमें आता है विसर्ग। उसका उच्चारण होता है हमारे कंठ स्थान से और हम उसका नाम क्या रखते हैं, कंठे। अगला आता है ई और ई, उसके साथ साथ चवर्ग, या और श। इसका उच्चारण होता है तालु से और नाम रखा जाता है इसका तालव्य। री, तवर्ग, र और श, इसका उच्चारण होता है मूर्धा से और नाम इसका रखा जाता है मूर्धन्य। तवर्ग, ला और स, इसका उच्चारण स्थान है दंत और नाम रखा जाता है इसका दंत्य। ऊ और ऊ, पवर्ग ओष्ठ के स्थान से बोला जाता है। ओष्ठ का अर्थ होता है होठ और नाम रखा जाता है ओष्ठ्य। और हमारे जो हमने 5 वर्ग पढ़े थे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग आदि, उनका जो आखिरी लाइन होती है उसमें सारे के सारे जो भी आते हैं, यह है, अण है, न है, म है, उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। तो 5 अनुनासिक और अनुस्वार, जैसे कि हमने पहले ही बताया है, अनुस्वार के लिए हम बिंदी लगाते हैं। तो जो भी शब्दों में जहाँ भी हमने अनुनासिक या अनुस्वार का प्रयोग किया है तो उसका उच्चारण हम नासिका से करते हैं। नासिका का अर्थ होता है नाक से, और इसके लिए हमने शब्द रखा है नासिक्य। ए, आई, इसका उच्चारण स्थान है कंठ और तालु, दोनों का इसमें प्रयोग होता है। इसका नाम रखा कंठ और तालव्य। ओ और ओ, इसका स्थान है कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ। व का जो उच्चारण स्थान है वो है दंतोष्ठ, इसमें दांतों का और होठ दोनों का ही प्रयोग होता है। इसको आप बोलकर भी देख सकते हैं कि आप किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो किस स्थान का प्रयोग वहाँ हो रहा है। यहाँ हमारा यह जो टॉपिक था वर्ण प्रकरण समाप्त होता है। धन्यवाद।